तो हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और अभी तक के वीडियोस में आपने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यूटिलिटी क्या है और उसे कैसे मेजर करते हैं, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर एक्चुअली इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, और सबसे पहले पढ़ेंगे इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इसका मतलब उसे अपनी सारी की सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे स्पेंड करनी है। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता रियल लाइफ में, तो क्या होता, आप किसी भी कमोडिटी की जितनी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएं, मार्जिनल यूटिलिटी सेम ही रहती है, डिमिनिश नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती विथ एवरी यूनिट। जैसे ही आप और एक यूनिट कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है और टोटल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, बट अगर ऐसा होता तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम अचीव करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आप जितनी भी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करें, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, सेटिस्फैक्शन बढ़ता ही जाता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप और ज्यादा कंज्यूम करते रहना चाहेंगे। बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी आप कह सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी की जैसे भी आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, बट धीरे धीरे बढ़ती है, और एक पॉइंट पर आकर बढ़ना बंद हो जाती है। उसके बाद वो नेगेटिव होने लग जाती है, क्योंकि एमयू हैज बिकम नाउ नेगेटिव। ऐसा ग्राफ दिखता है इसका रियल लाइफ में। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज टोटल यूटिलिटी, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेटिएटी या सैचुरेशन, एंड इसके बाद डिसयूटिलिटी हो जाती है, यानी यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम अचीव करना पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? वंस अगेन, इक्विलिब्रियम इज where a situation where the consumer is having maximum satisfaction, उसका satisfaction maximum हो गया है, and the consumer has no tendency to change his way of expenditure। तो इस situation में अगर हम देखें, कंज्यूमर किसी भी हालत में जीरो से ज्यादा तो कंज्यूम फिफ्थ यूनिट से ज्यादा तो कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलने की जगह तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट वो फोर्थ यूनिट से भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 4 है। इसके बाद अगर उसने और एक यूनिट कंज्यूम किया तो उससे उसे कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हैज बीन अचीव्ड हियर। दैट मींस द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम ओनली 4 यूनिट्स, नॉट मोर देन दैट। लेकिन ये इक्विलिब्रियम अचीव करना सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 फ्रेंड्स पिज्जा खाने गए। पहले वाले फ्रेंड को पिज्जा इतना ज्यादा पसंद नहीं था। पहले पिज्जा से सिर्फ 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरे से उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एक खाने के बाद उसका दूसरा खाने का मन नहीं करता, और तीसरे से तो उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है, मतलब टोटल यूटिलिटी कम हो जाती है। सेकंड वाले को पिज्जा थोड़ा बहुत पसंद था, तो पहले वाले से 40, सेकंड पिज्जा से 20 और थर्ड पिज्जा से 0। तीसरे फ्रेंड को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है। पहले पिज्जा से 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, दूसरे से 60, तीसरे से 40। इसका 3 पिज्जा के बाद भी यूटिलिटी इसकी 0 नहीं हुई है, तो हो सकता है ये फोर्थ पिज्जा भी खाएं। तो डेफिनेटली इनके इक्विलिब्रियम के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए इनको कितना कंज्यूम करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा इन तीनों को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है पिज्जा के कंजम्पशन से। तो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम, ये तो क्लियर है। लेकिन प्राइस पे भी डिपेंड करता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। अ रैशनल कस्टमर विल कंपेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी टू डिसाइड। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यूटिलिटी यूटिल्स में है और प्राइस रुपीज में, तो ये कंपेयर कैसे हो सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सपोज एक पर्सन है,
उसे एक पिज्जा 100 रुपए में मिल रहा है और एग्जैक्टली सेम पिज्जा कहीं और से 200 रुपए में मिल रहा है, तो इसमें तो बहुत ऑब्वियस सी चॉइस है कि वो 100 रुपए वाला पिज्जा ही खरीदेगा। लेकिन अगर दोनों जगह 200-200 में मिल रहा है एग्जैक्टली द सेम पिज्जा, तो फिर वो क्या करे? उसे कंपेयर करना पड़ेगा कि इस पिज्जा से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या उसके लिए मैं 200 रुपीज स्पेंड कर सकता हूं? अगर आप उस पिज्जा के लिए मैक्सिमम 200 रुपीज पे करने को तैयार हैं, तो अगर वो पिज्जा 100 रुपए में मिल रहा है तो आप खरीद लेंगे, 200 में मिल रहा है तो भी आप खरीद लेंगे, 300 में मिल रहा है तो शायद आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये आपने कैसे डिसाइड किया कि इस पिज्जा के लिए मैक्सिमम अमाउंट आई कैन पे इज 200? तो एक प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा था कि यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में भी मेजर किया जा सकता है। किसी भी चीज से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए उस चीज के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट आप पे करने को तैयार होते हैं उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। उसे एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज आप एक आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं तो इसकी यूटिलिटी है 20 यूटिल्स। सपोज आपके लिए 1 रुपए की यूटिलिटी इज इन यूटिल्स इट इज 2 यूटिल्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस आइसक्रीम, इस आइसक्रीम से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी विच इज 20 यूटिल्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10 रुपीज? वाई? बिकॉज 1 रुपए से आपको 2 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो marginal utility of a rupee, that is 2 utils, number of rupee 10 is equal to total utility 20 यूटिल्स। अगर आप 10 रुपए खर्च करें तो आपको 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इस आइसक्रीम से भी आपको 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर मुझे ये नंबर कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा? 20 यूटिल्स डिवाइडेड बाय 2 यूटिल्स, इसी इक्वेशन में, यानी नंबर ऑफ रुपीज दैट यू हैव टू स्पेंड, मुझे कितने रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे 20 यूटिल्स की यूटिलिटी के लिए, यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, कमोडिटी से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। इसका मतलब वापस से, इस आइसक्रीम की मार्जिनल यूटिलिटी 20 यूटिल्स है, तो 20 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज 2। देयरफॉर मुझे 10 रुपए स्पेंड करने पड़ते अगर मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन चाहिए था तो। ओके, जो मुझे इस आइसक्रीम से मिल सकता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस आइसक्रीम की प्राइस सिर्फ 5 रुपीज है, इससे आपको 10 रुपए के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 20 यूटिल्स मिल रहा है, लेकिन पेमेंट आपको सिर्फ 5 रुपए करने हैं, तो यू आर वेरी हैप्पी, आपके लिए फायदा है, आप कंज्यूम करना चाहेंगे, आप एक की जगह 2 कंज्यूम कर लेंगे। सेकेंड केस, इफ द प्राइस इज 10 रुपीज, आपको 10 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल रही है और 10 रुपए ही आपको देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा। थर्ड केस, अगर आपको इससे 10 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल रही है लेकिन इसका प्राइस 15 रुपीज है, यानी आपको 10 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल रही है लेकिन खर्च आपको 15 रुपए करना पड़ रहे हैं, तो क्या आप ये आइसक्रीम खरीदेंगे? नहीं, ये आप आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस पे भी डिपेंड करता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है और उसके बदले में हमें रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिले और हम 30 यूटिल्स के बराबर पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए वो मार्जिनल यूटिलिटी पे भी डिपेंड करता है और प्राइस पे भी डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं मैथमेटिकली इसको कंडीशन को लिखूं, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कमोडिटी एक्स, इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, तो हम इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हम और ज्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे, वी विल वांट टू स्पेंड मोर, हम सेम सिचुएशन में नहीं रहेंगे। इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, तो भी हम इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हमें जितना हम स्पेंड कर रहे हैं उसके बराबर यूटिलिटी नहीं मिल रही है, उससे कम मिल रही है। तो इस केस में हम अपना कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना चाहेंगे। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस, तो हम न ज्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे न कम कंज्यूम करना चाहेंगे। देयरफॉर दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
ओके, तो इसको एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे? ये कमोडिटी के यूनिट्स हैं, ये प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो हर एडिशनल यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो सबसे पहले कंपैरिजन के लिए हम इसको रुपी में डिवाइड कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो यू विल अज्यूम यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी एज 1 यूटिल। आपने डिफाइन कर दिया, 1 रुपया खर्च करने से जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम 1 यूटिल बोलेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्मूला था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, दैट इज 1। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 तो 20 रहेगा, लाइक दिस। तो इसका प्राइस है 10, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी है 20। मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, तो आई विल कंज्यूम मोर, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली सेकेंड केस में 6 है डिफरेंस, आई विल नॉट, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, आई विल वांट टू कंज्यूम मोर। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज 10 है और उसका प्राइस भी 10 है, दोनों बराबर हो गए हैं, तो आई विल कंज्यूम द थर्ड यूनिट, बट इससे ज्यादा मैं कंज्यूम नहीं करना चाहूंगा। दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। अगर मैं चौथा यूनिट भी कंज्यूम करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 4 इन टर्म्स ऑफ रुपीज, लेकिन उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं 10। दैट इज द रीजन आई विल नॉट कंज्यूम द फोर्थ यूनिट, इवन दो मुझे उससे कुछ यूटिलिटी मिल रही है। आई हैव नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, लेकिन उससे जितनी यूटिलिटी मिल रही है उसके बदले में मुझे जितने पैसे देने पड़ रहे हैं वो ज्यादा हैं, इसीलिए मेरे लिए इक्विलिब्रियम फोर्थ यूनिट पे नहीं आएगा बल्कि थर्ड यूनिट पर ही आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर प्राइस कंसिडर नहीं करते तो शायद मैं कहता कि मैं फोर्थ यूनिट भी कंज्यूम करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल रीच इक्विलिब्रियम, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी लिमिटेड इनकम है। तो हम जब भी किसी चीज पे स्पेंड करेंगे तो हम ये भी कंसिडर करेंगे कि उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है और उसके साथ हमें कितने पैसे उसके लिए देने पड़ रहे हैं। दैट इज वाई जब दोनों को एक साथ कंसिडर करते हैं तो आई विल से जहां पर MUX is equal to price of X, that is my equilibrium situation. Once I am there, तो फिर मैं अपना कंजम्पशन कम भी नहीं करना चाहूंगा, ज्यादा भी नहीं करना चाहूंगा, therefore I am in a state of equilibrium. इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? ये रुपीस के टर्म्स में यूटिलिटी है, या ये रुपीस हैं और ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो प्राइस तो 10 रुपीज कॉन्स्टेंट है, ये एक अजम्पशन है, और मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग और ये रियल लाइफ में होता भी है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सारे अजम्पशंस इस एनालिसिस को भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, consumption of reasonable quantity, no change in quality, fixed income, fixed price of the commodity, etc. etc. तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक की जगह दो कमोडिटीज पे कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड करे तो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है।